गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए अभी हमने टॉपिक किया इससे जस्ट पहले ही टॉपिक हमारा था कूलम्ब्स लॉ या फिर कूलम्ब्स लॉ की स्केलर फॉर्म। अब जो आपके पास में हमने पढ़ा वहां पर लॉ बताता है फोर्स के बारे में। फोर्स था वहां पर 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। अब वही फोर्स है तो वेक्टर फॉर्म रखेगा क्योंकि फोर्स आपके पास में वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ की हमने यहाँ पर डील करनी है। अब उसके लिए आप क्या कीजिएगा, उसके लिए आप ये देखिएगा कि आपको यहाँ पर जैसे दिया गया है, अगर मैं Q1 Q2 2 पॉइंट चार्जेस लेकर चलूं जिनके बीच का सेपरेशन स्मॉल r है, तो इन पे आपको पता है कि जो Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा। क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्जेस मेरे हैं तो वहां पर दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो उसके लिए अगर मैं पहले लिखूं क्या, F12 में लिखता हूं। F12 का मतलब है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। अब आपके पास में क्या क्या आएगा, सबसे पहले कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के आएगा, फिर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस आएगा, और स्क्वायर में आएगा वहां पर क्या, उन दोनों के बीच का सेपरेशन आ जाएगा स्क्वायर में। अब यहाँ पर मैं साथ में क्या लिखूंगा, जब बात हुई है डायरेक्शन की तो मैं लिखूंगा यहाँ पर यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। यूनिट वेक्टर आप देखिए, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू की बात है तो डायरेक्शन होगी क्या, 2 1 मेरी होगी R21, मतलब 2 से 1 की तरफ। ठीक, R21 कैप में लेकर चलूंगा और R21 कैप क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन होगी Q2 से Q1 की तरफ। अब जो नेक्स्ट आपके पास में वहां पर आपने देखना है, सिमिलर वे से आप क्या कर सकते हो, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन आप निकाल सकते हो और वो कितना रहेगा, वही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के Q1 Q2 डिवाइड बाई R का स्क्वायर इनटू, अब डायरेक्शन आप लिख दो साथ में। अब 1 से 2 की तरफ जाएगा तो 1 2 आप रख दीजिएगा वहां पर। अब जो आपने रखा इनको, लेकिन आप ये जानते हो कि यहाँ पर जो डायरेक्शन आपकी है 1 से 2 और 2 से 1 दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। ठीक, या फिर यूं कहा जाए कि दोनों डायरेक्शंस आपके पास में क्या है वहां पर, दोनों वेक्टर्स आपके वहां पर अपोजिट वेक्टर्स हैं, 180 का वहां पर ये एंगल रखते हैं। अब इसमें मैं दोनों जो इक्वेशंस मेरी पहले थी, इक्वेशन नंबर 1 जो मेरी है, इक्वेशन नंबर 2 मेरी है, किसी में भी मैं इनमें से वैल्यू चेंज करके रख दूं तो मैं ये पाऊंगा कि मेरे पास में जो कंपेयर करने के बाद में रिजल्ट मुझे मिलेगा, रिजल्ट हम ये पाएंगे कि F12 इज इक्वल टू F21 बट डायरेक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जो फोर्सेज मेरे पास में 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में होंगे इक्वल एंड अपोजिट, वो होंगे इक्वल मैग्नीट्यूड में अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, अब जब ये आपने ऐसा किया तो इसका मतलब क्या है, अगर किन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्सेज इक्वल एंड अपोजिट आते हैं तो इसका मतलब है कि ऐसा कूलॉम आपने पढ़ा था न्यूटन्स के थर्ड लॉ के लिए कि एक्शन और रिएक्शन आपके ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो एक्शन और रिएक्शन अगर आपके ऑलवेज इक्वल है तो उसको ओबे करते हुए कूलॉम्स लॉ आपका क्या करता है, कूलॉम्स लॉ आपका न्यूटन्स के थर्ड लॉ को ओबे करता है। अब देखिए जो वहां पर आपके पास में है, अब बात मेरे पास में होगी किसके लिए, जो कूलॉम्स फोर्स मेरा होगा किसके बीच का, किन्हीं 2 चार्जेस के बीच का, इन टर्म्स ऑफ पोजिशन वेक्टर मैं लेकर चलूं, किस में लेकर चलूं, इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वेक्टर पोजिशन वेक्टर मैं उसकी बात करता हूं। और जब पोजिशन वेक्टर की बात होगी तो आपको पता है कि आपके पास में पॉइंट चार्ज या चार्ज बॉडी आपके पास में क्या होगी, ओरिजिन से दूर होगी तभी उसकी पोजीशन बनेगी। अगर मैं कहूँ कि चार्ज Q1 मेरा ए पर है, क्या चार्ज Q2 मेरा बी पर है, चार्ज Q1 ए पर और चार्ज Q2 मेरा बी पर है, जो मैंने एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेकर चला हूँ, एक्स वाई प्लेन में मैंने उसकी बात की है। ए मेरा चार्ज, ए पॉइंट पर जो चार्ज Q1 है ये अगर R1 डिस्टेंस पर है, R1 डिस्टेंस रखता है ओरिजिन से, ये तो यहाँ पर ये R1 इसका पोजीशन वेक्टर होगा और Q2 चार्ज के लिए R2 पोजीशन वेक्टर बनेगा। अब देखिए जो ये आपने अभी पढ़ा था, इतना आपका पार्ट पहले आपने किया था कि ये आपके पास में वही है इक्विवेलेंट अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, अब देखिए आपको पता है कि फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू की अगर आप बात करते हो, किसकी बात की जाए, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू की, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाई बी ए का स्क्वायर, बी से ए की तरफ जाना है वेक्टर आपने, इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ कॉस में 2 2 1 2 1। अब यहाँ पर बी ए की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मेरे पास में जो यहाँ पर ओ बी ए ट्रेंगल होगी, तो ट्रेंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। उसके अकॉर्डिंग मुझे मिल जाएगा क्या, R1 माइनस में R2 वैल्यू होगी बी ए की, इसे मैं लिख सकता हूँ R21। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे पास में जो ये बनेगा यहाँ पर ये फॉर्म इसकी आ जाएगी मेरे पास में लॉ की,
ठीक। अब मुझे पता है कि जो वेक्टर मेरा था +1 में 11th क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, वेक्टर आपके पास में क्या होते हैं, वेक्टर्स आपके पास में वहाँ पर कुछ इस वे से होते हैं कि वेक्टर आपके पास में जो है ये होता है मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। डायरेक्शन मेरी होगी वेक्टर डिवाइड बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अगर मैं वहां पर क्या कर लेता हूं, अगर मैं वहां पर वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूं डायरेक्शन की, तो मैं ये पाता हूँ कि r21 की वैल्यू होगी 1 - का 2, और इसे मैं वेक्टर फॉर्म वेक्टर के लॉ के अकॉर्डिंग लेकर चलूँ तो r इसकी मैग्नीट्यूड उस डायरेक्शन होगी ये वाली। अब ये मैं वहां पर रखूं तो रखने पर ओवरऑल जो मुझे रिजल्ट मिलेगा, आप एनालाइज करके देखिएगा, रिजल्ट मुझे आपको यही मिलेगा 1/4πε0 Q1 Q2 r2 में r1 का Q इंटू r2 में r1। तो ये आपके पास में क्या होगा, जो ये आपके पास में आया है, ये आया है वहां पर क्या, कूलम्ब्स लॉ की फॉर्म इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक। अब जो पोजीशन वेक्टर की टर्म में हमें ये निकाला बहुत आसान है, +1 का कॉन्सेप्ट यूज होगा ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन का, बड़े ध्यान से कीजिए, बेसिक लॉ है आपके चैप्टर का, इसके बेस पर बहुत कुछ आपने आगे करना है। अब ये बात है मेरे पास में 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में, अगर मैं वहां पर बात करूं 3 पॉइंट चार्जेस की, 4 की, 5 की, अप टू nth की मैं अगर बात करूं तो वहां पर क्या देखते हैं, तो सारा टोटल फोर्स क्या होगा, इंडिविजुअल फोर्सेस का सम होगा। जब इंडिविजुअल फोर्सेस का सम है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास में एक लॉ होगा, और लॉ का नाम क्या रहेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप उसे नाम दोगे। उसके अकॉर्डिंग मैं देखूँ क्या होगा मेरे पास में, मैं अगर Q1 पॉइंट चार्ज लेकर चलूँ, Q2 लेकर चलूँ, Q3 लेकर चलूँ, Qn तक लेकर चलूँ, ये सब के सब चार्ज मेरे सोर्स चार्ज कहलाएंगे। अब एक टेस्ट चार्ज मैं ले लेता हूँ, टेस्ट चार्ज मेरे पास में वो चार्ज होगा जो बताएगा कि उस पर कितना कौन फोर्स लगाता है, Q1 Q0 पर कितना लगाएगा, Q2 Q0 पर कितना लगाएगा, Q3 Q0 पर कितना लगाएगा। ठीक। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं देखूं तो Q1 चार्ज अगर मेरा r1 पोजिशन वेक्टर से रहता है, Q0 मेरा r0 पोजिशन वेक्टर है, Q2 मेरा r2 पोजिशन वेक्टर से है, Qn ओरिजिन से Rn पोजिशन वेक्टर पर है। अब फोर्स आपको पता है कि Q1 Q0 पर लगाएगा, Q2 Q0 पर लगाएगा, अप टू Qn Q0 पर लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास में 1 2 3 अप टू n तक सोर्स है और नॉट मेरा टेस्ट है। अब यहाँ पर टोटल जो फोर्स रहेगा मेरे पास में, टोटल फोर्स क्या रहेगा, टोटल फोर्स होगा F, और F क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू nth का सम रहेगा, मतलब फोर्स ऑन टेस्ट Q0 ड्यू टू फर्स्ट, Q0 ड्यू टू सेकंड, Q0 ड्यू टू थ्री, Q0 ड्यू टू nth, और ये मेरे पास में कितना आएगा, समेशन I1 to n F0 I, मैं इसको लिख सकता हूँ वहां पर इन जनरल फॉर्म। अब जो इसके बाद आपने देखना है हर एक फोर्स की आप वैल्यू रख दीजिए, बहुत आसान है वैल्यू लिखनी, आपने अभी पोजीशन वेक्टर की बात की थी वही आपके पास में कॉन्सेप्ट यूज होगा। F01 की अगर बात करें तो 1/4πε0 की जो कांस्टेंट था वो आना ही आना है, दो चार्जेस का प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड का उसकी Q0 Q1 है, और वहां पर उनके पोजीशन वेक्टर्स R0 R1 का क्यूब R0 R1, सिमिलरली F02 F03 और F0 N भी आप लिख सकते हो। सबको आप सम करते जाइएगा तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, ओवरऑल आपको मिलेगा वहां पर फोर्स की का मेन रिजल्ट, और मेन रिजल्ट आपके पास में क्या रहेगा, फोर्स का मेन रिजल्ट आपके पास में होगा फोर्स का ये यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में। ठीक। तो यहाँ तक जो आपने किया कूलम्ब्स लॉ आपका हो गया है किस टर्म में, कूलम्ब्स लॉ आपने किया यहाँ पर स्केलर फॉर्म में भी, वेक्टर फॉर्म में भी, और एक सिस्टम के कारण भी, एन चार्जेस का जो सिस्टम मेरा है या फिर एन चार्ज का जो मेरे पास में सिस्टम है उनके कारण भी। तो टोटल फोर्स मैंने कैलकुलेट कर लिया है। इसके रिगार्डिंग आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बहुत हैं, और इसके जस्ट बाद आपके पास में एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वहाँ पर दिया गया है किसको लेकर, किन्हीं दो वहाँ पर प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का चार्ज आपने कंपेयर करवाना है उनके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ, और आप ये पाओगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपका कम होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका ज़्यादा होगा।
ठीक। तो एक बार आप एग्जाम्पल को अपने बेसिस पे करके देखिए, तो एग्जाम्पल बाद में डिस्कस करते हैं। अब देखिए, जो अब तक आपने किया, आपने अब तक कोई भी रेस्पॉन्स नहीं किया है, कोई भी आपने जवाब नहीं दिया, और ना ही आपने कोई फीडबैक दिया कि आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। फिर भी मैं उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया है, और आप अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, अच्छा गेन कीजिए, और सारा काम साथ साथ कीजिए। आप पीछे रह गए तो समस्या बहुत होगी। ठीक है, थैंक यू।